मुझको फुर्सत ही कहाँ मौसम सुहाना देखूं, मैं तेरी जात से निकलूं तो जमाना देखूं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, नॉवल स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल माला, ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। आई एम सॉरी, आपका कार्ड काम नहीं कर रहा। एक दूसरा डेस्क था और यहाँ बैठा नौजवान काफी खुश इखलाक था। ना उससे ऑनलाइन टिकट बुक हो रहा था, ना कार्ड यहाँ काम कर रहा था। पाकिस्तानी बैंकों के मसले, उफ, ऊपर से उसके पास इतना कैश भी नहीं था कि टिकट की कीमत भर सकती। एयरलाइन तो बाद में वापस करेगी, अभी तो लाखों रुपए का ये खर्चा उसे ही करना था। माही को एक दफा फिर एयरपोर्ट की दीवारें तंग होती महसूस हो रही थी। कुछ स्ट्रेस, कुछ प्रेगनेंसी हार्मोन्स। उसका दिल धारे मार मार के रोने को चाह रहा था। एक दफा फिर ट्राई कर दें। उसने अपना कार्ड बढ़ाया। नौजवान ने फिर से उसे लगाया, लेकिन बेसूद। उसने माजरत के साथ कार्ड वापस कर दिया। माही की आंखें फिर से गीली हुई। कमर का दर्द अब शदीद होता जा रहा था। अबाद भी फोन नहीं उठा रहा था। उसे अब कहीं बैठना था। करीबी वेटिंग एरिया में लोहे की गैर आरामदेह कुर्सियां रखी थी और सब फुल थी। वो एक राहदारी में मुड़ गई और छोटे कदमों से आगे चलने लगी। अबाद का फोन ऑफ था। ससुराल फोन करने की हिम्मत नहीं थी। अबाद के खानदान में बातें आगे निकल जाती थी। सारे पाकिस्तान को खबर हो जाती और सब कहते कि माही की गलती है। सास ने भी कहा था कि कनेक्टिंग फ्लाइट लो। सब इसका मजाक उड़ाएंगे। 4 सद्दा की पेंडू कहेंगे इसको। 20 साला मुबैना की आंखें फिर से बाहर आई। उफ, वो क्या करे? वो छोटे छोटे कदमों से चलती आगे बढ़ रही थी। उसने चंद लोगों को रोक के पूछा भी कि वो क्या करे, लेकिन सब उस मर्द जैसे ना थे। लोग जल्दी में थे। किसी की फ्लाइट निकली जा रही थी, किसी को सामान उठाने की जल्दी थी, किसी के पास रुक के मशवरा देने के लिए वक्त नहीं था। एक राहदारी में स्मोकिंग रूम्स बने थे। शीशे की दीवार के पार कुछ मर्द और औरतें किसी एक तरफ मुंह किए स्मोकिंग करते दिखाई दे रहे थे। क्या नशा था ये भी! एयरपोर्ट्स पे भी इनको चैन नहीं है। माही ने नापसंदीदगी से उन्हें देखा और सर झटक के आगे बढ़ने लगी और तभी वो उसे दोबारा नजर आया। वो रुक गई। वो एक कुर्सी पे बैठा, टांग पे टांग जमाए, लबों में सगार दबाए हुए था। वो दूसरे लोगों की तरह मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा था। बस खामोशी से छत को देखता कुछ सोच रहा था। इस इंसानों से भरे एयरपोर्ट पे मुबैना मुबीन को जैसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। वो शीशे की दीवार के करीब आई और उसके ऐन सामने आके दस्तक दी। वो उसी तरह ऊपर देखता रहा। आवाज उस तक नहीं पहुंची थी। शायद वो किसी ख्याल में गुम था। कुछ उदास सा था उसके बारे में। माही ने झंझला के जोर से शीशा बजाया। चंद लोग इधर उधर देखने लगे। किसी ने उसे बताया कि दरवाजा बाहर से खुल सकता है। वो समझे वो अंदर आना चाह रही है। किसी ने उस आदमी को पुकारा, कोई उसे बुला रहा है। वो चौंका। निगाह शीशे के पार खड़ी उस लड़की पे पड़ी तो उसने गहरी सांस ली। नॉट अगेन, माहिर फरीद ने उकता के सोचा। फिर कंधे उचका के पूछा, क्या है? बाहर आए। वो परेशानी से उसे बुला रही थी। सिर्फ वही था जो उसे दुरुस्त मशवरा देगा। तुम अंदर आ जाओ। वो टेक लगाए बैठा रहा। बस 2 उंगलियों से इशारा किया। यहाँ से आवाज नहीं जाती। उसके इशारे पे वो झंझला गई। प्लीज बाहर आए। माहिर कदरे उकता के उठा और लंबे लंबे डग भरता बाहर आया। सिगार हाथ में था। शीशे का दरवाजा जरा सा खोल के बाहर देखा। बहुत सा धुआं भी बाहर आया। अंदर आ जाओ। मैं बाहर नहीं आ सकता। मैं सिगार के दरमियान में हूँ। मैं उसके धुएं के करीब नहीं जा सकती। झंझला के बोली। अब इसको क्या कहे? आप मेरी बात सुन लें, फिर सिगरेट पी लेना। माहिर फरीद के माथे पे बल पड़ गए। ये सिगरेट नहीं, सिगार है। उंगलियों में फंसा सगार उठा के दिखाया। हाँ तो एक ही बात है, वो भी जहर, ये भी जहर। अच्छा बाहर आए, मेरी बात सुने। वो यूं दरवाजा खोल के नहीं खड़ा हो सकता था। बददिली से सगार बिन में उछाल दिया और बाहर आ गया। अब क्या हुआ है?
गहरी सांस लेकर पूछा। चेहरे पे कोफत थी। मेरा शोहर मेरा फोन नहीं उठा रहा और मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? माहिर ने गहरी सांस ली। उफ, तुम्हारे पास 5-6 घंटे हैं ना, बार बार कॉल करो, उठा लेगा। अगर ना उठाया तो मैं क्या करूंगी? वो परेशान थी, रोने वाली, चिड़चिड़ी सी, वो सीढ़ियां देख रही हो। उसने बाजू लंबा करके एक तरफ इशारा किया, ऊपर जाओ और जाके किसी पब्लिक लाउंज में बैठ जाओ और इंतजार करो। माही ने उस तरफ देखा। बरकी सीढ़ियां जामद थी। लिफ्ट नहीं है, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। वो चौंका। सिगरेट के धुएं से बचना, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, बात बात पे रोना। ओह, उसके कंधे ढीले हुए, तासुरात बदले। आओ मेरे साथ। वो चुपचाप उसके पीछे चल दी। माही दोस्त नहीं बनाया करती थी, वो हर एक पे शक करती थी, लेकिन कुछ था मकनातीसी सा उस आदमी के बारे में, कुछ ऐसा जो दिल को गैर आरामदेह नहीं होने देता था। इस वक्त वो एक गैर मुल्क में अकेली थी और सब ने कहा था कि किसी अजनबी, बिलखसूस पाकिस्तानियों पे भरोसा ना करना, लेकिन मुबैना मुबीन ने उस पे भरोसा करने का फैसला किया था। वो उसे कुछ देर अपने पीछे चलाता गया, फिर एक एक्सीलेटर के दहाने रुका। वहां बारूदी सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। माहिर ने अपना फोन निकाला और उसमें मौजूद कार्ड स्कैन किया, फिर उसकी तरफ इशारा किया। ये मेरी गेस्ट है। सीढ़ियां उन्हें ऊपर ले गई, जहां अलमरजान लाउंज बना था, दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट का बेहतरीन फर्स्ट क्लास लाउंज, रंगों और रोशनियों की एक अलग दुनिया। वो बेइख्तियार गर्दन ऊपर नीचे मोड़ के इतराफ को देखने लगी। चंद लम्हों के लिए वो अपनी सारी परेशानी भूल गई थी। एक बड़े से हॉल में जगह जगह आरामदेह सोफे रखे थे। जर्द ख्वाबिदा सी बत्तियां जल रही थी। कुछ लोग आराम कर रहे थे, कुछ अपने फोन्स और लैपटॉप्स पे लगे थे। एक तरफ वसीओ अरीज तालाब बना था। तालाब के ऊपर की छत चमकदार थी। उसकी रोशनी के अक्स से तालाब का पानी झिलमिला रहा था। ये कोई और दुनिया थी। इकोनॉमी क्लास में सफर करने वालों को लोहे की कुर्सियां मिलती थी। ये फर्स्ट और बिजनेस क्लास में सफर करने वाले उमरा का लाउंज था। माहिर ने पानी के करीब रखे एक सोफे की तरफ इशारा किया। वो चुपचाप बैठ गई। टांगों और कमर को सुकून आया। बैकपैक मेज पे रख दिया। अब तुम यहाँ आराम से इंतजार करो। ऊपर रेस्टोरेंट में बुफे लगा हुआ होगा, वहां जाके खाना खाओ और मसले का कोई हल निकालो। वो हदायत देता बस जाने लगा था। आप कहाँ जाएंगे? वो तेजी से बोली। दिल एकदम घबरा गया। मैं यहीं कहीं बैठ जाऊंगा। मेरा सिगार टाइम तो तुमने खराब कर ही दिया है। अगर खराब हो ही गया है तो आप यहीं बैठ जाएं। बस मेरा शोहर फोन उठा ले तो आप चले जाइएगा। उसे समझ में नहीं आया कि वो उसे कैसे रोके। सोचिए, आपकी बहन मुश्किल में होती तो आप क्या करते? अपनी तरफ से माही ने टिपिकल पाकिस्तानियों वाला हरबा इस्तेमाल किया था। माहिर के सारे असाब तन गए। इस बात की चोट अलग से थी और उसने कुछ कहा नहीं। खामोशी से उसके सामने सोफे पे बैठ गया। थैंक यू। वो ममनून हुई। दिल को सुकून आया। वो अकेली नहीं थी। ओह सॉरी, आपका सिगरेट टाइम खराब करने के लिए। सिगार। आज उसने गुस्से से तसी नहीं की, बस तालाब को देखते हुए धीरे से बोला। एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है। सिगरेट जहर है। वो पानी पे रक्स करती रोशनियां देख रहा था। और सिगार क्या है? मेरी महबूबा। वो इसी संजीदगी से बोला तो माही एकदम हंस पड़ी। सिगार आपकी एडिक्शन है, महबूबा वगैरह नहीं। अपने अजली अंदाज में बोली। फिर एहसास हुआ कि अपनी मदद करने वाले आदमी को नाराज करना दानिशमंदी नहीं थी। जल्दी से मुस्कुराहट रोकी। सॉरी, मैं क्या पियोगी? मैं कॉफी लेने जा रहा हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। थैंक यू, मैं कैफीन से परहेज कर रही हूँ। माहिर फरीद ने गहरी सांस ली। कम उम्री की शादी, पहला बच्चा, ये कोई वहमी लड़की थी, प्रेगनेंसी खोने से डरने वाली, वरना अब इतना क्या परहेज। खैर, वो अब्बाद को फिर से कॉल मिलाने की कोशिश करने लगी। बेसूद। थक के उसने माँ और माला को कॉल की। दोनों फोन नहीं उठा रहे थे, शायद अभी वलीमे से वापस नहीं आए थे। अलमरजान लाउंज के माहौल ने उसके असाब को रिलैक्स कर दिया था। खैर है, उसके पास बहुत वक्त है, वो बेहतर महसूस कर रही थी। ग्रीन टी का कप उसके सामने मेज पे रखा गया तो वो चौंकी, फिर फोन रख दिया। वो अपना कॉफी कप लिए सामने बैठा रहा था। आप कहाँ से आ रहे थे? उसे पहली दफा इस अजनबी में दिलचस्पी हुई। लंदन से। वो घूंट भरते हुए तालाब की तरफ देख रहा था। वो उसके बरतानवी लहजे से पहचान चुकी थी।
और कहाँ जा रहे हैं? वापस लंदन। वो चौंकी। आप आते साथ ही वापस जा रहे हैं? खैरियत है? हाँ। वो ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा था। फिर आपके आने का क्या फायदा? टिकट ही जाया कर दिए। अमीर लोगों के भी मजे हैं, कप उठाते हुए उसने कह डाला। अब उससे ज्यादा मुबैना अपनी जुबान कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अच्छा, और क्या मजे हैं अमीर लोगों के? वो टेक लगाए, टांग पे टांग जमाए बैठा उसे देखने लगा। वो किसी भी वक्त मर्जी की फ्लाइट ले सकते हैं, मेरी तरह एयरपोर्ट्स पे खवार नहीं होते। तुम अपने शोहर के घर वालों को कॉल कर सकती हो। हरगिज नहीं, मेरा सारा ससुराल न्यूयॉर्क में इकट्ठा है। उनको बता दिया तो वहां जो मेरे साथ होगा ना, वो बस मुझे पता है। झरझरी ली। वो चौंक के उसे देखने लगा, जैसे तशवीश हुई हो। क्या वो तुम पे हाथ उठाएंगे? माही का चेहरा गुलाबी हुआ। कोई हाथ उठाए तो सही, मैं हाथ तोड़ के रख दूंगी। मेरी माँ ने मुझे कमजोर औरत नहीं बनाया। हाँ, उसका चेहरा तमतमाने लगा। मुझे सिर्फ गॉसिप का मौजू बनने से डर लगता है। कोई मुझे बेवकूफ ना कहे। हाथ उठाएं तो सही। मुंह में ही बुरबुराने लगी। क्या हर औरत हाथ उठाने वाले शोहर का हाथ तोड़ सकती है? वो थोड़ी पे उंगली रखे सोचती नजरों से उसे देखे गया। बिल्कुल तोड़ सकती है, अगर वो पढ़ी लिखी हो और बिलखसूस अमीर हो। अब मेरी मुलाजमा की बेटी को देख लें। वो कप पे टी बैग ऊपर नीचे कर रही थी। रोज पिटती है अपने शोहर से, मगर उसे नहीं छोड़ती। उस दिन बाजू टूटा हुआ था उसका। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो कहती सीढ़ियों से गिर गई थी। माहिर एकदम चेहरा मोड़ के तालाब को देखने लगा। मुट्ठी भींच ली, इतने जोर से कि नाखून हथेली में पेवस्त हो गए। अब मुझे बताएं, सीढ़ियों से कोई रोज रोज गिर सकता है क्या? मगर नहीं, एक ही बहाना है सब बेचारी औरतों के पास। फिर तसीगी गरीब और मिडिल क्लास औरतों के पास, क्योंकि वही पिटती हैं। अमीर होती तो कोई हाथ ना लगा सकता। अमीर औरतों पे भी तशद्दुद होता है। वो पानी को देखते हुए बोला तो आवाज बहुत आहिस्ता थी। माही ने नाक से मक्खी उड़ाई। अब वो रिलैक्स लगती थी। नहीं होता। अब आपके लंदन में किसी औरत को कोई उंगली से भी छू ले तो वो पुलिस बुला लेगी। और लंदन में हर साल 98,000 औरतें अपने शोहर या बॉयफ्रेंड के तशद्दुद का निशाना बनती हैं। माही के लब खुल गए। क्या? उसे यकीन नहीं आया। लेकिन वहां तो आप पुलिस बुला सकते हैं। बचपन से टीवी ड्रामों और फिल्मों में यही देखा था कि बाहर के मुल्कों में ना कोई बच्चे को मार सकता है ना बीवी को। ये 98,000 वो औरतें हैं जो पुलिस को बुलाती हैं। फिर चंद दिन की दूरी और जरा सा जुर्माना भरने के बाद उनका आदमी उनको मना लेता है और वो वापस उसी टॉक्सिक से रिश्ते में चली जाती हैं। लाखों औरतें वो हैं जो पुलिस नहीं बुलाती, और वो अमूमन, उसने थूक निकला, पढ़ी लिखी और अमीर औरतें होती हैं। माही के आबरू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। पढ़ी लिखी अमीर औरतें क्यों शोहर का तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं? सामने बैठे मर्द की भूरी आंखों में तालाब के पानी का अक्स उभरा। शायद उनके बेटों ने उनको छोड़ दिया होता है। माही ने उलझ के उसे देखा। हैं? बेटे कहाँ से आ गए? माहिर ने सर झटका, हल्के से कनपट्टी को छुआ। जब से हलाल ने वो बात कही थी उसका सर दर्द से फटे जा रहा था। नहीं उठाया तुम्हारे शोहर ने फोन? उसको तो मैं अमेरिका जाके पूछूंगी। कमबख्त। उसने दांत कुचकचाए, फिर घड़ी देखी। अभी काफी वक्त था। वलीमे से वो जल्द वापस आ गई थी। वापसी का सारा रास्ता उसने माँ से कोई बात नहीं की। वो बस खिड़की के पार देखती रही। माँ ने बीच रास्ते में उसका हाथ थामा। उनका हाथ अब भी ठंडा था। छोटे लोगों की छोटी बातों का बुरा नहीं मनाते, लेकिन उसने हाथ छुड़ा लिया। बस खुश्क आंखों से बाहर देखे गई। घर आके वो ऊपर स्टूडियो में चली गई और दरवाजा लॉक कर लिया। माला यही किया करती थी। अब उसे जब भी कोई सदमा मिलता वो खुद को हर चीज से अलग कर लेती, दूर चली जाती, सबको छोड़ देती। ये उसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म था। माँ ने 2-3 दफा वक्त बी के हाथ पैगाम भेज के उसे बुलाया, लेकिन वो नहीं आई। अभी तक दरवाजा नहीं खोला। माँ किचन काउंटर के साथ कुर्सी पे बैठी थी जब वक्त बी ट्रे वापस लाई। चेहरे पे मायूसी थी। पूरे जहां बेगम ने एक ठंडी सांस भरी और उसे जाने का इशारा किया। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर वो उठी और खाने की ट्रे उठा ली। उनके घुटने अब पहले जैसे नहीं थे। घर में वो सारा दिन चलती फिरती थी, लेकिन सीढ़ियां चढ़ना दुश्वार था। हफ्ते बाद जाके ऊपर सफाई का जायजा लेती।
अलबत्ता आज वो खुद ट्रे उठाए संभल संभल के सीढ़ियां चढ़ रही थी। स्टूडियो की तरफ जाते जीने बैरूनी थे, लोहे किए जीने जिनके दरमियान खला था। माहिर माँ ऊपर आई तो उन्हें सांस चढ़ चुका था। चंद लम्हे गहरे गहरे सांस लेकर तनफ्फस हमवार किया, फिर अपने भारी हाथ से दरवाजा बजाया। कलाई में पड़े सोने के कंगन छनक उठे। बेटे खाना खा लो, खाने से क्या नाराजी? मुझे भूख नहीं है माँ, आप जाएं। वो बस हल्का सा इतना ही बोली। वो स्टूडियो के फर्श के वस्त में बैठी थी, घुटने सीने से लगा के उन पे थोड़ी टका रखी थी। आंसू आंखों से निकल के चेहरे के दानों पर से फिसलते जा रहे थे। माला मेरी बेटी। उन्होंने अपने ठंडे हाथ से फिर दस्तक दी, मगर वो नहीं हिली। फिर आहिस्ता से झुकी, ट्रे चौखट पे रखी, एक हाथ से रेलिंग का सहारा लिया और दूसरा घुटने पे रखी वही ऊपरी जीने पे बैठ गई। दुपट्टे के पल्लू से गर्दन का पसीना थपथपा के खुश्क किया। ये ओपन एयर जीने थे। यहाँ से बैठ के देखो तो सारी कॉलोनी और उसके लहलहाते दरख्त नजर आते थे। हर घर के सामने एक छोटा सा सब्ज कत्ता इस घर के मालिक की मेहनत का मुंह बोलता सबूत था। तुम पूछती थी कि मैं पौधे क्यों उगाती हूँ। हवा से उनका दुपट्टा उड़ने लगा तो उसे सर पे टका के कानों के पीछे अरस लिया। निगाहें उन दरख्तों पे जमी थी जो कतार की सूरत में सड़क किनारे उगे थे। हर घर का अपना दरख्त था। वो घुटनों से सर उठा के गौर से सुनने लगी। और मैं कहती थी कि पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं, आंखों की ठंडक होते हैं। वो नीम अंधेरा स्टूडियो में बैठी खामोशी से सुने गई। लेकिन असल बात ये नहीं थी बेटे। मुझे मेरे पौधे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये मेरी तरह तन्हा थे। तुम्हारे अब्बू तुम्हारे बचपन में मुझसे जुदा हो गए थे। वो धीरे से उठी और बिना चाप के चलती हुई दरवाजे तक आई, फिर उसके साथ बैठी यूं कि पुश्त दरवाजे से लगा ली। अगर मैं लोगों की बातों को दिल पे लगाए बैठी रहती तो मैं जिंदगी का ये सफर कैसे तय करती, अपने बच्चों को अकेले कैसे पालती। माला ने सर दरवाजे से टका दिया और आंखें बंद कर ली। आंसू जारो कतार बहने लगे। बाहर माँ भी ऐसे बैठी थी कि उस तरफ पुश्त थी। दोनों के दरमियान एक बंद दरवाजा हायल था। हर पौधा तन्हा होता है क्योंकि वो इर्द गिर्द के पौधों को नहीं देखता। उसकी जड़ जमीन में होती है और शाखें आसमान में। अपने रब की तरफ जाने के लिए अपना कद बड़ा करता है। वो बेआवाज रो रही थी। सारी उम्र सुना था कि वो खूबसूरत शक्ल की है, कभी अपने बारे में कोई इनसिक्योरिटी नहीं पाली। जब उसे लगा कि वो लोग उनकी माली हैसियत की वजह से पीछे हट गए हैं तो उसे इतना बुरा नहीं लगा था। लेकिन आज कैसे दो औरतों ने मिलके उसकी सारी जात को जमीन बोझ कर दिया था। वो अल्फाज, क्या आपने उसका चेहरा देखा था? दानों से भरा हुआ। उसके दिल में ऐसे घड़े थे कि अब निकल नहीं पा रहे थे। चेहरे के चंद निशान, सांवली रंगत, छोटा कद, मोटापा। क्या इंसान खूबसूरती के इन पैमानों को आंखों में लिए पैदा हुआ था या ये मुआशरे ने उसके जहन में फिट किए थे? माँ कह रही थी पौधे को नहीं परवाह होती कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, किसके फल उससे ज्यादा हैं और किसका फूल उससे खुशनुमा है। वो बस अपने बीज का वफादार होता है, वो बीज जिसने उसे जना होता है। वो अपनी सारी तवानाई उस बीज को दरख्त जितने कद तक पहुंचाने में सर्व करता है। उसने आंखें खोली। स्टूडियो तारीक और खामोश था और धुंधला भी। आंसू आंखों से गिरना रुक गए थे। माँ अब घुटनों पे हाथ रखे खड़ी हो रही थी। सब लोग एक जैसे नाकदरे नहीं होते। किसी एक की वजह से हर नई दस्तक का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। वो चौंक गई। माँ को मालूम था वो क्या सोच रही थी। वो उसकी माँ थी। अब जीने उतरने की चाप सुनाई दे रही थी। उसने आंखें रगड़ी और मोबाइल निकाला, फिर धुंधली बसारत के साथ जहीर को कॉल की। जहीर, मैं पार्टनरशिप के लिए तैयार हूँ। उसकी आवाज गीली थी। दूसरी जानिब खामोशी छा गई। माला, ऐसा है कि अब मैं तुम्हें पार्टनरशिप ऑफर नहीं कर सकता। सैलरी पे मैनेजमेंट पोजीशन दे सकता हूँ, मगर तुमने पार्टनरशिप कहा था। हाँ, लेकिन अब्बू का कहना है कि बगैर इन्वेस्टमेंट के मुझे किसी को पार्टनर नहीं बनाना चाहिए। अगर तुम इन्वेस्ट कर सको तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। वो जहीर को जानती थी। वो झूठ बोल रहा था। वो समझ गया था कि उसका रिश्ता नहीं हो रहा और वो मजबूर होके उसके पास आई है। वो इस बात से भी वाकिफ था कि माला इन्वेस्ट नहीं कर सकती,
माँ ने माही की शादी अभी चंद पहले ही की थी। ऐसे में वो एक कतीर रकम मांग के उनकी कमर नहीं तोड़ सकती थी। क्या उसे ऐसे शख्स के साथ काम करना चाहिए जो ऑफर देकर पीछे हट गया था, जो उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था? क्या ऐसा शख्स एक रेड फ्लैग सुर्ख झंडा था या एक अच्छा कोलीग? लेकिन उस वक्त उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था जो उसे जल्द से जल्द घर के इस माहौल और खानदान वालों से दूर कर दे। ठीक है, मुझे कबूल है। उसने फोन रख दिया। ये कबूल है कहना बेहतर था। इस कबूल है कहने से जिसके ख्वाब हर लड़की की तरह उसने सारी उम्र देखे थे, लेकिन कशमाला मुबीन वो इन लड़कियों में से नहीं बनेगी जो बार बार चाय की ट्रॉली लाएं और रिजेक्ट हों। क्या फायदा इस शादी का जिसमें दूसरे के मियार के मुताबिक खुद को एक सांचे में ढालना पड़े? उसने भी हर लड़की की तरह सोचा था कि शादी उसे खुशी देगी, लेकिन आज उसे इल्म हुआ था कि शादी खुशी का दूसरा नाम नहीं थी। शादी खुशी के लिए नहीं की जाती। किस लिए की जाती है? या खुशी होती है, क्या है? या इसे अब भी नहीं मालूम कि शादी मुश्किल है, अकेले रहना भी मुश्किल है। उसने अकेले रहने का इंतखाब कर लिया था। उसने आंसू साफ किए और वहां से उठी। उसे नीचे जाके माँ को अपना फैसला सुनाना था। अलमरजान लाउंज की बलाई मंजिल पे एक पुरताइश और वसीओ अरीस रेस्तुरां बना था। वो अपना खाना डाल के लाया तो देखा तो वो मेज पे वैसे ही बैठी मुसलसल कॉल्स किए जा रही थी। खाना क्यों नहीं खा रही हो? उसे थोड़ी देर पहले अपने हमरा ऊपर लाया था ताकि वो खाना खा सके। अब देखा तो वो ऐसे ही बैठी थी, कदरे शर्मिंदा सी। मैं पे किए बगैर खा नहीं सकती, ये फ्री है, तुम मेरी गेस्ट हो, जाओ शाबाश खाना खाओ। वो नरमी से कह के सामने बैठा। वो अब भी नहीं उठी तो माहिर ने गहरी सांस ली। क्या तुम कतर एयरलाइन से बदला नहीं लेना चाहती? तुम जितना खाना खाओगी उनको उतना ही खाना और बनाना पड़ेगा, नुकसान ही नुकसान। थोड़ी देर बाद मुबैना मुबीन प्लेट भरे उसके सामने बैठी मजे से खा रही थी। 2-3 ड्रिंक्स और जूसेस भी साथ रखे थे। एक तो भूख इतनी लगी थी, ऊपर से फ्लाइट का खाना अच्छा नहीं लगा था और यहाँ तो इनवाहो इकसाम के खाने दस्तयाब थे। खाना अंदर गया तो दिमाग कुछ सोचने के काबिल हुआ। ना माँ या माला ने उसकी कॉल उठाई थी, ना आबाद ने। सब ठीक तो थे ना? और इससे पहले कि मैं उनके बारे में सोचती, उसका ख्याल उस आदमी की तरफ चला गया जो पिछले 2 घंटे से उसके साथ मौजूद था। माही ने गौर से उसे देखा। वो थोड़ा सा खाना डाले गायब दिमागी से खा रहा था। उसने स्वाइप कार्ड स्कैन करने के अपना मोबाइल नहीं निकाला था। वो एक वर्किंग प्रोफेशनल लगता था। क्या उसके काम नहीं होंगे? यहाँ हर कोई फोन पे लगा था। वो क्यों दुनिया से कटा हुआ था? आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? वो हाथ रोक के बगौर उसे देखने लगी। माहिर ने झुका सर उठाया। उसकी आंखों में नासमझी थी। मैंने तुम्हारे लिए एक पैसा नहीं खर्च किया। इस लाउंज में मेरे कार्ड पे कोई भी गेस्ट फ्री में आ सकता है। आप मुझे वक्त दे रहे हैं। नहीं, मैं अपना खाना खा रहा हूँ। मैं अपना वक्त और पैसा कभी ऐसी जगह नहीं लगाता जहाँ से मुझे मुनाफा ना आए। और उस लम्हे माही को ख्याल आया, आपका नाम क्या है? आपने बताया ही नहीं, तुमने पूछा ही नहीं। कह के वापस खाना खाने लगा। माही ने चंद सानिये इंतजार किया। आप कौन हैं? शाइस्तगी से दोहराया। मम्मार। ये आपका नाम है या आप आर्किटेक्ट हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है? और उसे एहसास हुआ कि वो अपने बारे में बात नहीं करना चाहता। मेरा नाम मुबैना है, खुद से बोली, और मेरे शोहर का नाम आबाद है। कहाँ से ढूंढा था तुमने ऐसा लापरवाह शोहर? मुबैना। वो सर झुकाए छुरी कांटे से स्टेक काट रहा था। माही ने गहरी सांस ली। लोग अक्सर उसके मुश्किल नाम को छोटा करके बीना बना देते थे। वो ऐसे कभी नहीं करता। पता नहीं वो ठीक है भी या नहीं। वो फिक्रमंद हुई। वो मेरा वह दोस्त है और मैं उसको जानती हूँ। वह दोस्त? माहिर ने चेहरा उठा के ताज्जुब से उसे देखा। तुम तो बहुत गरीब निकली। मुझे दोस्त बनाने का शौक नहीं है। वैसे दोस्त से याद आया, आपको 1 in 50 का फलसफा मालूम है? तुम ही बता दो। और वो वाकई जोश से बताने लगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक रिसर्च के मुताबिक एयरपोर्ट पे मिलने वाले हर 50 लोगों में से एक शख्स से हम दोबारा जिंदगी में जरूर मिलते हैं। मतलब अगर मैं एयरपोर्ट पे 50 लोगों को दोस्त बनाऊं तो उनमें से किसी एक से मैं जिंदगी में दोबारा जरूर मिलूंगी। 50 में से एक।
बहुत दिलचस्प। वो पहली दफा मुस्कुराया, उसके गाल पे घड़ा सा बना। तभी माही का फोन बजने लगा। उसने जल्दी से कांटा रखा, ऐसे कि वो गिरते गिरते बचा। बेइख्तियार स्क्रीन देखी, माँ कॉलिंग। झट फोन कान से लगाया। किधर थी आप? कब से कॉल कर रही हूँ, वो छूटते ही बोली। फिर रुक के सुनने लगी। क्यों, क्या हुआ? वो धीरे से वहां उठा और दूर काफी बार की तरफ चला गया। बारिस्ता को अपनी कॉफी का ऑर्डर नोट करवाया और पलट के उसकी तरफ देखा। वो 19-20 साल की लड़की सुर्ख चेहरा लिए गुस्से से फोन पे कुछ कह रही थी। आंखों में आंसू थे। माहिर ने अफसोस से सर झटका। अमीर हो या मिडिल क्लास, सबके अपने फैमिली इश्यूज थे। फिर वो बार काउंटर से टेक लगाए खड़ा कॉफी के सिप लेता रहा, यहाँ तक कि वो कॉल से फारिग हो गई। तब वो वापस आया तो देखा वो खाना छोड़े बैठी है और चेहरा अभी तक सुर्ख है। इंशाल्लाह तुम्हारी फ्लाइट का इंतजाम हो गया होगा, खनकार के कहता सामने बैठा। नहीं, मेरी अम्मी का फोन था। वो पहले ही परेशान थी, मैं उनको मजीद क्या परेशान करती। वैसे भी उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, बहन का कार्ड भी नहीं चलेगा। बस मेरा शोहर फोन उठा ले। वो फ्रस्ट्रेशन से अब्बास को फिर से कॉल मिलाने लगी। उसने महसूस किया कि वो लड़की अब गुस्से और बेबसी का शिकार नजर आ रही थी। यकीनन उसकी माँ ने उसे कुछ ऐसा कहा था। अभी तक फोन ऑफ है उसका। क्या करता है तुम्हारा शोहर? वो उसका ध्यान बटाने के लिए बोला और टेक लगा ली। वो 22 साल का है, स्टूडेंट है। ओ, इतनी जल्दी शादी कर ली तुम दोनों ने? ओ, इतनी जल्दी शादी कर ली तुम दोनों ने? नहीं करनी चाहिए थी शायद। क्या फायदा होता है शादी का? दूसरों की मर्जी और मियार के मुताबिक जिंदगी गुजारो। वो जैसे सोच कुछ और रही थी, बोल कुछ और रही थी। तलखी ही तलखी। वो टेक लगाए बैठा, एक हाथ गाल तले रखे वो गौर उस लड़की को देखे गया, जिसका चेहरा किसी भी किस्म की सर्जरी या बुटॉक से पाक था। तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? माही ने भीगी नजरें उठा के उसे देखा। सुहेल और समरीन आंटी को उल्टा टांग देना, बल्कि अल्लाह करे दोनों को चिकन पॉक्स निकल आए, बड़ा मजा आएगा। लेकिन जब वो बोली तो संजीदगी से बस इतना ही। हम मिडिल क्लास लड़कियों की सबसे बड़ी फैंटेसी शादी होती है। आपकी क्लास की लड़कियों की कुछ और होती होंगी। वो एकदम हंस दिया जोर से। वो रुक के उसे देखने लगी। वो पहली दफा हंसा था, मुख्तलिफ सा लगा। यकीन करो, मेरी सोसाइटी की लड़कियों की सबसे बड़ी फैंटेसी भी शादी करना है, वो मुस्कुरा के कह रहा था। कॉफी का खाली कप हाथ में घुमा भी रहा था और उसकी उंगलियों को शिकार की तलब हो रही थी। लेकिन क्या तुम शादी करके पछता रही हो? पता नहीं, शायद मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। एक अजनबी मुल्क के एयरपोर्ट पे 100 मसलों में घिरी मुबैना को एक अजनबी के सामने दिल हल्का करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। वो अजनबी था ही ऐसा। शायद मैंने गलत किया, मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। मुझे शौक नहीं है कैरियर बनाने का। मेरी बहन को बहुत शौक है और उसकी आवाज भीगी। मुझे नहीं लगता अब वो कभी शादी करेगी, वो कैरियर बनाएगी। शायद वो ठीक कहती है। क्या रखा है शादी में? बेहतर है लड़कियां अपना कैरियर बनाएं, ताकि जब वो ट्रेवल करें तो उनके पास उनके अपने कार्ड्स हों। बेबसी से आंसू आंख से टपका। तुम्हारी बहन दुरुस्त कहती है, लड़कियों को माली तौर पे खुद इन्हिसार होना चाहिए। मुबैना मुबीन के दिल को धक्का सा लगा। मगर मैं घर बनाना चाहती थी, एक खूबसूरत घर जहां मेरा शोहर मेरे लिए कमाए और मैं हमारे बच्चे पालूं जैसे हमारी माँ ने हमें पाला। क्या मैं गलत हूँ? नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराया और कप नीचे रखा। तुम भी दुरुस्त हो। घर बनाना तो सबसे जरूरी है। तुम्हें बनाना चाहिए और तुम्हारे शोहर को तुम्हारे लिए कमाना चाहिए। वो ठहर के उसे देखने लगी। आंसू पलकों की बाढ़ पे रुक गए। मैं भी दुरुस्त हूँ और मेरी बहन भी। दोनों एक वक्त में कैसे दुरुस्त हो सकती हैं? जैसे रात और दिन एक साथ रहते हैं, जैसे इस दुनिया में बहुत सी मुतजाद हकीकतें एक साथ मौजूद हैं, ऐसे ही तुम भी दुरुस्त हो बिना, और तुम्हारी बहन भी दुरुस्त है। वो आगे को झुका और नरमी से उसको देखा। तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम करना चाहती हो। घर बनाना चाहती हो, घर बनाओ। काम करना चाहती हो, काम करो। दोनों करना चाहती हो, दोनों करो। फिर वो दाएं जानिब शीशे की दीवार को देखने लगा, जिसके पार दूर तक फैले जहाज दिखाई दे रहे थे। और अगर शोहर से नहीं बनती, उसको छोड़ के किसी और से शादी करना चाहती हो। उसकी आवाज कांपी। तो तुम्हें उसका हक है। तुम्हारे बेटे भी तुम्हें इस काम से नहीं रोक सकते। आखिरी फिक्रा जेरे लब कहा था। अब उसके फोन ना उठाने पे मैं उसे छोड़ थोड़ी दूंगी। माही नम आंखों से मुस्कुरा दी।
एकदम उसका दिल मुत्तमिन हो गया था। हर किसी ने शादी के वक्त कहा था कि उसकी उम्र छोटी है, क्यों कर रही है शादी, लेकिन उसकी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। और ये वो पहला पढ़ा लिखा आदमी था जिसने उसके ख्यालात की तस्दीक कर दी थी। लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए। करूंगी, लेकिन मुझे पढ़ाई से ज्यादा पुराने घरों को रेनोवेट करके बिल्कुल नया करने का शौक है। मैं यही काम करता हूँ। हम कतर में पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को रेनोवेट करके तब्दील कर देते हैं और फिर उसे बेचते हैं, वो बेइख्तियार बोला। ये वो पहली बात थी जो इस अजनबी ने अपने बारे में बताई थी। और क्या हर तब्दीली की अपनी कहानी होती है? कहानी? वो समझा नहीं। मेरी बहन कहती है कि आप किसी जगह को ऐसे ही तब्दील नहीं कर सकते। हर तब्दीली की अपनी एक कहानी होती है और एक अच्छे बिजनेसमैन को इस कहानी को बेचना आना चाहिए। माहिर ने कुछ नहीं कहा, बस लबों में मुट्ठी जमाए उसे देखे गया। वो खाना खाते हुए साथ साथ किसी रेस्टोरेंट के बारे में बता रही थी जिसको उसकी बहन रेनोवेट करना चाहती थी और उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। उसका दिमाग कहीं और था। उठो, तुम्हारी फ्लाइट बुक करते हैं। वो उठ खड़ा हुआ तो वो हैरत से उसे देखे गई, मगर आबाद ने फोन नहीं उठाया। मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता। अभी मैं तुम्हें टिकट ले देता हूँ, तुम बाद में मुझे पैसे वापस कर देना। नहीं, हरगिज नहीं। वो फौरन से इनकारी हुई। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। मैंने इसलिए आपको अपने साथ बैठने के लिए नहीं कहा था, मुझे सिर्फ पैनिक हो रहा था, वरना। उसके रुखसार सुर्ख हुए। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा, एयरलाइन को दे रहा हूँ। जब वो तुम्हें वापस करें तो तुम मुझे वापस कर देना, बात खत्म। उठो। उसने मोबाइल निकाला और उठने का इशारा किया। वो बैग पैक उठाए मुतज़ब्ज़ब सी खड़ी हो गई। उफ, आबाद। इस सारे प्रोसेस में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगा। बोर्डिंग पास हाथ में आते ही उसने ममनूनियत से उस अजनबी को देखा। थैंक यू, लेकिन ये पैसे वापस कर दूंगी मैं। मुझे कोई अकाउंट नंबर या अपना कार्ड दे दें। माहिर ने उसका बैग पैक उठाया और जेब से पेन निकाला। वो ताज्जुब से उसे देखने लगी। वो बैग पैक के स्ट्रैप में पेन से एक फोन नंबर लिख रहा था। माही के लब खुल गए। अभी दोहा एयरपोर्ट पे लैंड करते ही उसने हैरोड्स से ये बैग पैक लिया था, जिंदगी का सबसे महंगा बैग पैक, और कमबख्त ने उसको दागदार कर दिया था। लेकिन वो एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं थी। बैग पैक वापस रख के माहिर फरीद ने मुस्कुरा के उसे देखा। दोहा मेरा ही शहर है, यहाँ अगर कोई मदद चाहिए हो तो इस नंबर पे कॉल कर देना, 1 in 50। फिर जेब से कुछ निकाल के उसकी तरफ बढ़ाया। ये कुछ बीज हैं, अगर वक्त मिले तो इनको उगा देना। माही ने उसके हाथ से वो प्लास्टिक का बना पैकेट थाम लिया जो बीजों से भरा था। वो दूर चला गया और वो उस अजनबी को दूर जाते देखती रही, यहाँ तक कि वो इंसानों की भीड़ में गुम हो गया। फिर उसने अपना गेट मालूम करने के लिए बोर्डिंग पास देखा तो वो चौंकी। लब खुले के खुले रह गए। उस आदमी ने माही को बिजनेस क्लास टिकट ले दिया था। यकीनन उसे एहसास हो गया था कि वो प्रेग्नेंट है और वो चाहता है कि वो आराम से सफर करे। लेकिन क्या एयरलाइन बिजनेस क्लास का लाखों का टिकट रिफंड करेगी? शायद नहीं। उसने परेशानी से सर उठा के उसे ढूंढना चाहा, लेकिन वो अब कहीं नहीं था। एयरलाइन वापस करे या नहीं, उसके पैसे उसको जरूर वापस करेगी, चाहे उसे जेवर ही क्यों ना बेचना पड़े। पता नहीं कौन था 4 घंटे उसके साथ बैठा रहा और उसकी इतनी मदद की, शायद वो उससे जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेगी। जरूरी नहीं है कि वही उसका 50 में से एक हो। मुबीन मंजिल में एक अजब सी सोगवारियत छाई थी। माला जा रही थी और मोइद उससे बहस कर करके थक चुका था। माँ ने बहस नहीं की थी, उन्होंने उसे इजाजत दे दी थी, लेकिन वो दुखी थी। उस वक्त वो कशमाला के बेड के किनारे बैठी थी। उसका बैग बेड पे रखा था और वो उसमें आखिरी चंद चीजें डाल रही थी। सर झुका था और बाल कस के कोने में बांधे हुए थे। तुम वाकई इस्लामाबाद जा रही हो बेटे? उनकी आवाज में टूटी उम्मीद की कुर्चियां थी। माँ, मैं फैसला नहीं बदलूंगी। आपने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना। वो संजीदगी से कहते जिप चढ़ा रही थी। चेहरा स्पॉट था। कम अज कम जहीर के रेस्टोरेंट में मुझे मेरे काम से पहचाना जाएगा, ना कि मेरे चेहरे के दानों से। वो एक छोटी औरत की छोटी बातें थी। उसकी वजह से तुम हर किसी को रद्द कर दोगी क्या? अब तुम्हारे अब्बू की कजर रशीदा ने भी तुम्हारा रिश्ता मांगा है। उनका बेटा बहुत अच्छा। माँ प्लीज। उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने हाथ उठा के उनको देखा तो आंखें गीली थी।
اب آپ مجھے کسی کا رشتہ نہیں بتائیں گی، کم از کم کچھ عرصے تک نہیں۔ میں نے نہیں کرنی شادی۔ چند لمحے کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ پھر مالا نے بیگ رکھا اور ان کے ساتھ بیڈ پہ آ کے بیٹھی۔ دونوں کے پاؤں زمین کو چھو رہے تھے اور رخ دیوار کی طرف تھا۔ آپ نے کہا تھا پودا اپنے بیج کا وفادار ہوتا ہے، اسے پورے قد کا درخت بننا ہوتا ہے۔ مجھے بھی بننا ہے ماں، مجھے اپنے آپ پہ کام کرنا ہے، پہلے اپنے کمپلیکسز پہ، اپنی خواہشات پہ جن کو میں نے شادی کے لیے چھوڑ رکھا تھا۔ پھر اس نے پیچھے رکھے سامان میں سے ایک ڈبہ اٹھایا اور ان کے سامنے کیا۔ ماں نے ڈبے کا ڈھکن ہٹایا تو اندر سفید اور سلور ہیلز تھی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی۔ ظہیر نے مجھے ایڈوانس سیلری دی ہے اور یہ میں نے اس سے خریدی ہے۔ میں اپنی سکن کی ٹریٹمنٹ بھی شروع کروں گی، لیکن اس کمائی سے جو میں خود کماؤں گی۔ میں نے اپنی خواہشات شادی کے لیے چھوڑ رکھے تھے۔ جب شادی ہوگی تو میں یہ کروں گی، وہ کروں گی، لیکن نہیں ماں، شادی خواب پورے کرنے کے لیے نہیں کی جاتی۔ مجھے جو کرنا ہے خود کرنا ہے، اپنے لیے کرنا ہے۔ ماں نے تعجب سے اس ہیلز کو دیکھا۔ یہ صرف جوتے ہیں مالا، یہ انسان کبھی بھی خرید سکتا ہے۔ نہیں ماں، یہ صرف جوتے نہیں ہیں، یہ میری بہت سی خواہشات کی علامت ہے جن کو میں نے کسی دوسرے انسان کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ وہ آئے گا تو یہ پوری ہوں گی، اور اسی لیے مجھے دکھ زیادہ ہوا ہے۔ میں نے اب کسی انسان سے یہ توقع نہیں لگانی کہ وہ میری خواہشات پوری کرے گا۔ میں خود اپنے لیے کافی بننا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے مت روکے۔ اس نے گیلی آنکھوں سے ساتھ کہتے ہوئے ماں کا ہاتھ تھاما۔ آج ان کا ہاتھ گرم تھا۔ ٹھیک ہے بیٹے، جیسے تمہاری مرضی، انہوں نے ہلکی آواز میں کہا۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے، آواز پست تھی۔ پھر وہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ساتھ لے جانے کے لیے لنچ پیک کرواتی ہوں۔ ماموں سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے تمہارے لیے اوپر والا کمرہ صاف کروا دیا ہے۔ انہوں نے اپنا گرم ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا تھا۔ اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ ان کا ہاتھ گرم کیوں تھا؟ کیا ان کو بخار تھا؟ کیا اسے پوچھنا چاہیے؟ کیا اسے مڑ کے دیکھنا چاہیے؟ کیا وہ نمک کا مجسمہ بننے کا خطرہ مول لے سکتی تھی؟ شاید نہیں۔ اس نے گرم ہاتھوں کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اس وقت اسے خود کو سب سے اوپر رکھنا تھا۔ وہ واپس بیگ کی طرف آئی اور اپنی چیزیں اندر ڈالنے لگی۔ اس وقت اپنے لیے اسے دل سخت کرنا تھا۔ وہ ایک چھوٹے باغیچے والا سرمئی گھر تھا جس کا دروازہ سیاہ تھا۔ اس کے آگے 3 زینے بنے تھے۔ ماہر فرید اس وقت اس سیاہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو قطر جاتے اور واپس آتے وقت پہنا تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا یہیں آیا ہے۔ بد وقت اس نے دروازے پہ لگی گھنٹی بجائی، پھر ہاتھ نیچے گرا دیا۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا سا ابھرا جسے اس نے نیچے دھکیل دیا، پھر مڑ کے چھوٹے سے لون کو دیکھنے لگا۔ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ پورے پودے اجڑے پڑے تھے، بار ٹوٹی ہوئی تھی، مالی حالات برے تھے، یا مالک مکان کو گھر کا خیال نہیں تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ آہستہ سے پلٹا۔ اسے پہلے رابیل کے جوتے نظر آئے، پھر اس نے نگاہ اٹھائی۔ وہ گھنگریالے بالوں والی عورت اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی ماں۔ رابیل کے چہرے پہ شوق ابھرا، پھر لب مسکراہٹ میں ڈھلے، بے یقینی، خوشی۔ ماہر؟ وہ کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں تلے ہلکے تھے اور جیسے گھڑے بھی، میک اپ سے بے ریا چہرہ، بندے بال، ملگجا لباس۔ وہ چند لمحوں سے دیکھتا رہا۔ اس کے باپ کے ساتھ جب وہ ہوتی تھی تو ساری سوسائٹی ان پہ رشک کرتی تھی۔ وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں پہنتی تھی، ڈیزائنر ویئر اور خوبصورت جوتے۔ اسے جوتوں کا شوق اپنی ماں سے ملا تھا، اور اب یہ عورت کون تھی؟ اس کی پرچھائی۔ میں حلال سے ملنے آیا ہوں۔ وہ بائیں طرف چہرہ موڑ کے دیکھنے لگا۔ ابھی اس کے زخم نہیں بھرے تھے، ابھی ماں کو دیکھنا بہت مشکل تھا، مگر رابیل کا جوش ماند نہیں پڑا۔ انہوں نے مسکرا کے سر ہلایا۔ اندر آؤ۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ رابیل کے چہرے کی جوت مدھم ہوئی، لیکن مسکراہٹ برقرار تھی۔ میں حلال کو بھیجتی ہوں۔ وہ اندر غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھاگتی ہوئی چوکھٹ پہ آئی۔ اس نے جینز پہ سفید ٹاپ پہن رکھا تھا اور لمبے بال شانوں پہ بکھرے تھے۔ بھوری آنکھوں میں حیرت سے زیادہ خوشی تھی۔ آپ؟ وہ دھیرے سے پنجوں کے بل بیٹھا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ ہنس کے ایک دم اس کے گلے لگ گئی۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ آکورڈ۔ پھر اس نے آہستہ سے وہ حلال کی کمر پہ رکھے اور اسے ہولے سے تھپکا ہاتھ۔ اس کی زندگی ایک لمحے میں مکمل ہو گئی تھی۔ وہ مسکرا کے اس سے الگ ہوئی۔ آپ ایک دن میں واپس آ گئے؟
मेरी मर्जी। वो भी मुस्कुराया, फिर जेब में हाथ डाल के कुछ निकाला। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। वो छोटी सी डिबिया थे जिसमें रिबन बंधा था। हलाल ने उसे उसके हाथ से झपटा और तेजी से रिबन की गिरा खोली। कागज की पैकिंग नीचे गिर गई। अंदर एक शीशे के जार वाली सेंटेड कैंडल थी। बियर बॉल ने कहा था कि तुम्हें सेंटेड कैंडल्स पसंद हैं। हलाल ने ढक्कन खोल के उसे सूंघा। स्ट्रॉबेरी, आई लव इट। फिर रुक के पूछने लगी, क्या आपको भी सेंटेड कैंडल्स पसंद हैं? उसने नफी में सर हिला दिया। उसे सिर्फ सिगार के फ्लेवर्स की खुशबुओं की पहचान थी। मैं सोच रहा था कल मैं तुम्हें स्कूल से पिक कर लूं और हम लंच करने चलें। ये आसान नहीं था, मुश्किल था, लेकिन उसे कहीं से इब्तदा करनी थी। मगर मैं स्कूल नहीं जाती। वो चौंका। आबरू इकट्ठे हुए। अभी तक? मेरे पापा मुझे होम स्कूलिंग करवाते हैं। वो बगौर उसे देखने लगा। कुछ बहुत अजीब था इस बात में, कुछ चौंका देने वाला। तुम्हारे पास कोई फोन या आईपैड वगैरह है जहां मैं तुमसे बात कर सकूं? उसने लहजे को सरसरी सा बनाया। अलबत्ता छठी हिस्स कोई अलार्म दे रही थी। हलाल ने सर दाएं बाएं हिलाया। मेरे पापा मुझे कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं करने देते। तुम्हें फोन इस्तेमाल करना नहीं आता? वो बेयकीन था। लंदन के बच्चे तो बड़ों से ज्यादा माहिर होते थे। फिर हलाल का बाप ये पाबंदियां क्यों लगा रहा था? नहीं, हलाल ने मासूमियत से नफी में सर हिलाया। अगर तुम कभी खो गई तो किसी को कॉल कैसे करोगी? माहिर, आवाज पे वो चौंका। फिर एकदम सारे जिस्म के आसाब तन गए। शम्स अंदर से चला आ रहा था। माहिर उठ खड़ा हुआ, धीरे से हलाल का सर थपका। तुम अंदर जाओ, मैं कल तुम्हें घर से पिक कर लूंगा। वो अंदर भाग गई और शम्स बाहर आया। वो माहिर को देख के हैरान भी हुआ था और खुश भी। माहिर, अंदर आओ ना, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के। शम्स नीचे उतर आया। अब वो दोनों जीनों के सामने खड़े थे। माहिर ने हाथ बढ़ा के दरवाजा बंद कर दिया ताकि अंदर जाती आवाजों का रास्ता रुक जाए। माहिर, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा के वो कहने लगा, लेकिन माहिर फरीद उसके सामने आया और उसकी बात काटी। अब मेरी बात गौर से सुनो शम्स, वो उसकी आंखों में देख के कह रहा था। वल्लाह तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। वल्लाह, कब कैसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरी माँ पे हाथ उठाया तो तुम्हारी मौत का दिन बहुत करीब आ जाएगा। याद रखना। शम्स के चेहरे पे शौक उभरा। लम्हे भर के लिए वो कुछ कहने के काबिल नहीं रहा। माँ, माहिर, तुम्हें? वो हकलाया। किसी ने गलत बताया है ऐसा। मैं बियर बॉल नहीं हूँ जिसे तुम शीशे में उतार सकते हो। मैं माहिर हूँ और अब मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। उंगली उठा के उसे तंबीहा कर रहा था। इसलिए ये मत भूलना कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हूँ। उसने उंगली उठा के तंबीहा की। शम्स जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। माहिर फरीद मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता अपनी कार की तरफ चला गया। उसे कहीं से तो इब्तदा करनी थी। आबाद और माही के बेडरूम की बत्ती मध्यम थी। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। उसकी आंखें रोने के बायस गुलाबी हो रही थी और वो टिश्यू से बार बार नाक रगड़ रही थी। आबाद बेड के किनारे सर झुकाए बैठा था। उसके एक बाजू पे प्लस्तर बंधा था। ये सब इस मनहूस एयरपोर्ट की वजह से हुआ है, वो रोते हुए कह रही थी। मैं वहां इतनी देर ना रुकती, इतना स्ट्रेस ना लेती तो मेरा बच्चा ना खोता। शायद इस सब में मेरा कसूर है। वो सर झुकाए शिकस्त खुर्दा सा लग रहा था। मेरा उस दिन एक्सीडेंट ना होता तो मैं तुमसे राब्ता ना होता तो तुम इतना स्ट्रेस ना लेती। माही ने घुटनों पे सर रख दिया। अभी उन्होंने किसी को नहीं बताया था, माँ और माला को भी नहीं। अब देखना, सब कहेंगे माही को इस कंडीशन में क्या जरूरत थी सफर करने की। सब मुझे इल्जाम देंगे। कोई नहीं मानेगा कि डॉक्टर ने मुझे इजाजत दी थी। दफ्तन वो चौंकी। कुछ याद आया। वो सीधी हुई और आंसू साफ किए। अब बाद उस आदमी को कॉल की थी। मैंने उसे मैसेज छोड़ा था, उसने जवाब ही नहीं दिया। हाँ, मैंने की थी। उसने कहा कि वो एयरलाइन से रिफंड करवा लेगा। उसको एयरलाइन कैसे रिफंड करेगी? उसको तो मेरा सीट नंबर, पासपोर्ट नंबर भी नहीं मालूम। उसने कुछ भी देखे बगैर सिर्फ पेमेंट की थी और कुछ नहीं कहा। उसने कहा था यही कि जब तुम्हारी बीवी ट्रेवल कर रही हो तो तुम अपना फोन ऑन रखा करो। अब बाद सख्त बदमजा हुआ। वो जो आंखों में आंसू लिए बैठी थी हल्का सा मुस्कुराई। तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था? उसने मौका ही नहीं दिया। मुझे लापरवाही का ताना देकर फोन बंद कर दिया। शायद वो पैसे लेना नहीं चाहता। अजीब आदमी था, मेहरबान आदमी था। माही ने तस्दीक की। 1 in 50 नहीं था
क्योंकि वो उनसे ताल्लुक नहीं रखना चाहता था। उसे उस रोज यकीन हो चला था कि वो उससे फिर कभी नहीं मिलेगी। कासिम फरीद की ऑफिस टेबल पे बहुत से कागज बिखरे थे, कॉफी के चंद खाली कप भी रखे थे। वो टाई ढीली किए, आस्तीन ऊपर चढ़ाए, काम में गर्क दिखाई देता था। हल्की सी दस्तक के बाद मालिक अंदर दाखिल हुआ तो उसे ताज्जुब से उसे देखा। तुम किसी नए आइडिया पे काम कर रहे हो? वो सामने कुर्सी खींच के बैठा। माहिर ने सर उठा के उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मालिक इस मुस्कुराहट को पहचानता था। तुम्हें याद है हमने ये बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ी की थी? तुम्हारे अब्बा और मैंने कतर की रॉयल स्टेट बैरून मुल्क भेजना शुरू की थी। हाँ, और इस वक्त की टाइमिंग ने हमारी मदद की थी। हमने एक अपार्टमेंट से शुरू करके एक एक वक्त में पूरी पूरी इमारतें महंगे दामों बेची थी। लेकिन आज ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है कि हमारा काम बहुत सुस्त हो चुका है। किसी ने डायरेक्ट इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, कोई खुद ब्रोकर बन चुका है, इसलिए मैं इस काम को बंद करना चाहता हूँ। मालिक के चेहरे पे बेयकीनी उभरी। क्या कह रहे हो? हम कब तक लंदन के लोगों को कतर की रियल स्टेट बेचते रहेंगे? क्यों ना हम उसके उलट करें, यानी हम कतर के लोगों को लंदन की रियल स्टेट बेचें। मालिक को चंद लम्हे लगे शौक से बाहर आने में। लंदन की रियल स्टेट बहुत महंगी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। उसने एक नक्शा उसके सामने रखा, फिर कलम से एक जगह इशारा किया। मैं वेस्ट एंड में फेयर, नाइट्स ब्रुच और बेलग्रेविया की पुरानी और थकी हुई प्रॉपर्टीज की बाइडिंग में हिस्सा लेकर उन्हें खरीदूंगा। ये 1800 से 2000 पाउंड फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से मिल जाएंगी। वो इसको समझा रहा था। मैं हर घर पे फी मुरब्बा मीटर 200 से 300 पाउंड का खर्चा करके इसको रेनोवेट करूंगा। मालिक ने जहन में जमा तफरी की। यानी तुम्हें प्रॉपर्टी 2200 से 2300 से 100 पाउंड फी मुरब्बा मीटर के पड़ेगी और ये करीबन 3000 पाउंड पे फरोख्त हो जाएगी। लेकिन लोग हमसे क्यों खरीदेंगे? क्योंकि लंदन की हाई एंड प्रॉपर्टीज इस वक्त 3200 पाउंड फी मुरब्बा मीटर पे फरोख्त हो रही है। हम मार्केट से 200 पाउंड सस्ते में फरोख्त करेंगे ताकि हमारे कतरी क्लाइंट्स भी खुश हों और हम भी पैसा बनाएं। मालिक चंद लम्हे उसकी बात पे गौर करता रहा, लेकिन वो मुतासिर नजर नहीं आता था। ये प्रॉपर्टीज बहुत पुरानी हैं, तुम इनमें ऐसा क्या करोगे जो ये महंगे दामों फरोख्त हो जाएं? वो धीरे से मुस्कुराया। उस रोज मुझे एयरपोर्ट पे एक लड़की मिली, उसने मुझे एक बात कही थी, हर तब्दीली के पीछे एक कहानी होती है। मैं हर पुराने घर की कहानी निकालूंगा और फिर इस घर को, उसमें रहने वाली कदीम इंग्लिश फैमिली की रवायात और इकदार को सामने रखते हुए रेनोवेट किया जाएगा। मुझे सिर्फ वो कहानी बेचनी है जो इस घर के साथ जुड़ी होगी। हम इस बारे में मजीद बात करेंगे। वो कदरे गैर मुत्तमी नजर आता था। फिर उसने पहलू बदला। वैसे तुम किस लड़की के साथ आजकल डिनर्स पे जाते हो? वो चौंका और नासमझी से मालिक को देखा। लड़की? अच्छा वो, उसे तो वो भूल ही गया था। मुझे बियर बॉल ने किसी से मिलवाया था। हाँ मुझे मालूम है, उसको शम्स ने ही उससे मिलवाया होगा। मालिक ने लहजा सरसरी बना लिया। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो। एक मिनट, वो चौंका। सारी रियल स्टेट, सारे नक्शे उसे भूल गए। शम्स कहाँ से आ गया दरमियान में? उसकी दुखती रग पे हाथ पड़ा था। ओ, मालिक ने हैरत से उसे देखा। तुम्हें बियर बॉल ने नहीं बताया कि वो लड़की शम्स के फैमिली फ्रेंड्स में से है? और वो एकदम उठा, सारा खून चेहरे पे सिमट आया था। उसने मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाते हुए तेजी से बालकनी की तरफ चला गया। शीशे का दरवाजा बंद कर दिया। अब वो फोन कान से लगाए गुस्से से बात कर रहा था। वो यकीनन बियर बॉल को खड़ी खड़ी सुना रहा था और बियर बॉल आगे से इस बात से इनकारी हो गया क्योंकि ये सच नहीं था। लेकिन मालिक ने कह दिया था तो माहिर ने मान लिया था। वो अपने बाप के भाई पे सबसे ज्यादा भरोसा करता था। मालिक खामोशी से उसे देखता रहा। उसके चेहरे पे तकलीफ थी, उसकी मुट्ठी भींची हुई थी। ये आखिरी बार है, मैं इसे दोबारा धोखा नहीं दूंगा। उसने माहिर को देखते हुए खुद से वादा दोहराया। अगले चंद दिन शम्स पे बहुत भारी गुजरे थे। वो माहिर का सामना नहीं कर रहा था। जब वो हलाल को लेने आता तो वो कहीं गायब हो जाता। सरकार से राब्ता भी नहीं हो रहा था। आज जैसे ही राब्ता हुआ, शम्स फौरन से फोन लिए घर से बाहर आ गया। क्या फायदा हुआ मुझे इस सब का सरकार? माहिर मेरे बहुत करीब आ गया है। शम्स सड़क किनारे एक संगी बेंच पे बैठा नाखुशी से कह रहा था। यही तो तुम चाहते थे कि वो तुम लोगों से ताल्लुकात दुरुस्त कर ले। अब क्या मसला है?
शम्स, सरकार ने उकता के पूछा, मुझे कंपनी में शराकत दारी चाहिए, ना कि माहिर की अपने घर में मदाखलत। मैं उसको हैंडल नहीं कर सकूंगा। छोटे भाई को जैसे राम किया है उसे भी कर लो। वो बाप की तवज्जो से महरूम बेवकूफ लड़का है। माहिर ऐसा नहीं है। उसी ने मुझे बरसों पहले मुलाजमत से निकाला था। वो फिर से मेरे पीछे पड़ गया है। शम्स की हालत किसी ऐसे नशई के जैसी हो रही थी जैसे अपने नशे की डोज ना मिल रही हो, बेचैन, मुस्तरिब। सरकार ने हंकारा भरा। मुझे कुछ और बताओ इस माहिर के बारे में। क्या बताऊं? शम्स चिढ़ गया। माँ, दादा, दादी, सबका नाम तो दे दिया। सारा शजरा है तुम्हारे पास। अपने मोकला से पता करवा लो। इन मोकलों को इतनी अकल होती तो ये इंसान न बन जाते। सरकार ने छोटा सा कहका लगाया। इंसानों वाली बात बताओ शम्स, माहिर फरीद की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शम्स ठहर गया। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसका गुस्सा वो बहुत जल्द भड़क उठता है। जब से उसकी माँ ने उसे छोड़ा है, ये तब से है। बहुत खूब। और उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका पैसा, बल्कि नहीं, एतबार। उसने तंज से माहिर के अल्फाज दोहराए। वल्लाह, माहिर फरीद पे हर कोई एतबार करता है। ये हुई ना बात। सरकार की आंखें चमकी। और अगर सब माहिर फरीद पे एतबार करना छोड़ दें, ये कैसे मुमकिन है? शम्स हक्का बक्का रह गया। हम इस पे यहीं से हमला करेंगे। कुछ अरसे की बात है और फिर माहिर फरीद पे कोई एतबार नहीं करेगा। बस तुम देखते जाओ। शम्स ठहर के सुनने लगा। उसकी आंखें खुशगवार हैरत से फैलती जा रही थी। इस्लामाबाद के इस खंडर जैसे रेस्तोरां में उस वक्त रेनोवेशन का काम जारी था। हर तरफ मट्टी और सीमेंट के ढेर थे। कहीं पेंट वाले लगे थे, कहीं बिजली का काम हो रहा था। रेस्तोरां के हर हिस्से को उखाड़ा हुआ था। ऐसे में एक छोटे से कमरे में उसने अपनी मेज कुर्सी बिछाई हुई थी और उस वक्त वो एक अमेरिकी पोस्टल सर्विस का पार्सल खोल रही थी जो उसे माही ने भेजा था। अंदर एक नोट भी था। ना जाने माही ने उसे मैसेज ईमेल करने की बजाय नोट क्यों भेजा था। वो ताज्जुब से उसे पढ़ने लगी। माला, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी खुद बनाने का फैसला किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम गलत हो। माही का खत पढ़ के उसने पार्सल में मौजूद दूसरी चीज निकाली। वो एक छोटा सा पैकेट था जो बबल रैप में लिपटा था। लेकिन गलत मैं भी नहीं हूँ। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी, लेकिन मैं कैरियर नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे इसका शौक नहीं है। माला कैंची से बबल रैप को काटने लगी। मैं अपना घर बनाऊंगी। एक बच्चा खो दिया तो क्या हुआ? मैं दोबारा कोशिश करूंगी। मुझे घर और बच्चों का शौक है और मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहता है। बबल रैप अलग हुआ तो अंदर से एक पैकेट निकाला। बीजों का पैकेट। माला ने अचंभे से उन्हें ऊपर उठा के देखा। हम दोनों गलत नहीं हैं। शादी करना और ना करना औरत की अपनी चॉइस होनी चाहिए। तुम्हें वो करना है जो तुम्हारा दिल चाहिए, लेकिन इस सब में तुम्हें माँ को नहीं भूलना चाहिए। वो पैकेट को ऊपर उठाए देख रही थी। खिड़की से आती सूरज की रोशनी उसमें मुनक्कस हो रही थी। माला मुस्कुरा दी। जब तुम वहां से आई थी तो उन्हें 3-4 दिन बुखार रहा था, लेकिन उन्होंने तुम्हें बताने से मना किया था। अब वो ठीक है, लेकिन तुम्हारी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। वह बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा गमला था जिसकी मिट्टी को वो चम्मच से ऊपर नीचे कर रही थी। तुम्हारे आने के 6 दिन बाद माँ की बर्थडे थी। तुमने उनको एक हफ्ते बाद विश किया। जानती हो तुम मसरूफ हो, लेकिन उम्मीद करती हूँ तुम इस सब में खुद को खो नहीं दोगी, बल्कि एक बेहतर इंसान बन के निकलोगी। मिट्टी नरम हो चुकी थी। वो बीजों को मिट्टी में छिड़कने लगी। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मैं तुम्हें एक तोहफा भेज रही हूँ। ये बीज मुझे एयरपोर्ट पे मिलने वाले एक मेहरबान इंसान ने दिए थे। याद है मैंने तुम्हें बताया था ना, वो अमीर आदमी जिसने मेरा टिकट पे किया था। माला अब मुस्कुराते हुए बीजों के ऊपर मिट्टी डाल रही थी। वो धीरे धीरे छुपते जा रहे थे। तुम्हारे जाने के बाद माँ ने चंद नए पौधे लगाए हैं। मैं जानती हूँ इन पौधों में तुम्हें ढूंढेंगी। उसने बोतल से जरा सा पानी मिट्टी पे डाला और उसको हल्का सा नम किया। तुम भी इन बीजों को बो देना और उनमें अपना आप ढूंढना। उसने गमले को अपने ऑफिस की खिड़की में रख दिया। वो हर सुबह उसमें से उगने वाली कोंपलों का इंतजार करेगी। फिर उसने सोचा कि माँ का कॉल करे। ना जाने इस वक्त उनके हाथ गर्म होंगे या ठंडे, लेकिन उसी वक्त कनेक्टर उसे बाहर बुलाने लगा। वो फोन गमले के पास छोड़ के बाहर चली गई। दफ्तर उसका फोन थरथराने लगा। माँ कॉलिंग, लेकिन वो दूर जा चुकी थी। गमले के अंदर दफन बीज खामोशी से फोन की थरथराहट सुनने लगे। 5 साल बाद मौजूदा दिन
कशमाला ने आंखें खोली। वो अपने कमरे में बैठी थी। जॉगर्स वाला बॉक्स उसकी गोद में था। उसका चेहरा अभी तक गीला था, अलबत्ता उसकी जिल्द बेदाग थी और बाल लंबे थे। 5 वर्ष गुजर चुके थे। जिंदगी आगे बढ़ गई थी और वो बहुत कुछ पीछे रह गया था। कुछ देर बाद वो बाहर निकली तो माँ लाउंज में अकेली बैठी थी। व्हील चेयर पे बैठे बैठे वो ऊँघने लगी थी। वो चुपचाप उनके साथ जाके बैठ गई और धीरे से उनके हाथ पे अपने हाथों में लिए। वो ठंडे थे। मेरी प्यारी माँ, वो गीली आंखों से उन्हें देखे गई। मैं अब कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत साल जाया कर दिए, अब नहीं। वो उनको देखते हुए बुड़बुड़ा रही थी। वो गर्दन तिरछी किए सो रही थी। मालिक का लाहौर वाला अपार्टमेंट वैसा ही था जैसे वो छोड़ के गया था। वो उसमें दाखिल हुआ तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। माहिर ने बत्ती नहीं जलाई। छोटे छोटे कदम उठाता वो खिड़की के सामने रखी कुर्सी तक आया। वहां से रोशनियों से जगमगाता सारा शहर नजर आता था। उसने जेब से लाइटर निकाला और खिड़की किनारे रखी एक मोमबत्ती के धागे को शोला दिखाया। स्ट्रॉबेरी हलाल की पसंदीदा। फिर उसने पैर छोटी मेज पे रख लिए और टेक लगाए बाहर देखने लगा। खिड़की के शीशे पे उसका अक्स भी दिखाई दे रहा था। हल्की बड़ी शेप वाला मर्द। क्या वो वही था जो 5 वर्ष पहले होता था या वो बदल गया था? हर तब्दीली की एक कहानी होती है। तब माहिर फरीद का सब एतबार करते थे और अब वो तल्खी से मुस्कुराया। अब माहिर फरीद का कोई एतबार नहीं करता था। कशमाला मोबीन भी नहीं। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसे कोफत हुई। वो इस वक्त बियर बॉल की बकवास नहीं सुन सकता था। उकता के मोबाइल निकाला तो तासुरात बदले। 1 in 50 कॉलिंग। उसने कॉल मौसूल की। माही का चेहरा स्क्रीन पे उभरा। ये उस लड़की से कहीं मैच्योर और समझदार लड़की का चेहरा था जो उसे 5 वर्ष पहले दोहा के एयरपोर्ट में मिली थी। वो उसके बाद भी वो एक दफा उससे मिला था। उसे माही और अपनी दूसरी मुलाकात भी याद थी। आपने मैसेज किया था कि आप माला से मिलने पाकिस्तान आए हैं। वो तशवीश से उसे देखते हुए बोली। हाँ, मैं मिला था तुम्हारी बहन से। और उसने अल्फाज ढूंढने चाहे लेकिन वो हमेशा की तरह तेजी से बात काट के बोली। तभी उसने ज़ियाद से शादी से इनकार किया है। मैं कहूँ उसे एकदम क्या हो गया है? माहिर फरीद तेजी से सीधा हुआ। उसने ज़ियाद से शादी से इनकार कर दिया है?